हॉरर स्टोरी देखने के लिए स्केरी रेड ब्लड चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है नैन्सी की। नैन्सी अपने पति सूरज के साथ बॉम्बे के चौल में किराए के मकान में रहती थी। नैन्सी और सूरज ने एक दूसरे के प्यार में पड़कर घर से भागकर शादी का फैसला लिया था। शादी का फैसला तो ले लिया था, पर नैन्सी और सूरज दोनों के परिवार वालों ने उनकी शादी स्वीकार नहीं की थी। सूरज के परिवार वालों ने तो धक्के मारकर सूरज और नैन्सी को घर से बाहर निकाल दिया था। सूरज ने जैसे तैसे किराए पे मकान ले लिया था। सूरज, तुम्हारे घर वालों ने घर से निकाल दिया। अब तो बचे खुचे पैसे भी खत्म होने को आए हैं। अब कुछ तो करना होगा। अभी अभी तो नई नई शादी हुई है, अभी थोड़ा एंजॉय करते हैं। नौकरी का क्या है, वो तो कभी भी मिल जाएगी। पर पैसों का क्या करेंगे? अरे पापा ने 4 लाख मेरे बैंक में जमा करवा रखे हैं, इसीलिए मैं अपना कार्ड साथ ले आया था। फिर ठीक है, मुझे तो टेंशन हो गई थी। नैन्सी बाहर आई तो उसने देखा गली मोहल्ले में डेकोरेशन हो रही है। फिर उसे याद आया कि नवंबर का महीना है, 2 हफ्ते बाद तो दिवाली है। वो खुश होकर अंदर चली गई और सूरज से कहने लगी, दिवाली आने वाली है, शादी के बाद हमारी पहली दिवाली है। मैं पूरे धूमधाम से मनाना चाहती हूँ, पूरे घर को सजाना चाहती हूँ। आप बैंक जाके पैसे निकलवाओ, फिर हम शॉपिंग करने चलेंगे। अच्छा चलो ठीक है, तुम कहती हो तो चले जाता हूँ। मैं जरा साथ वाली पड़ोसन से मिलकर आती हूँ, वो ना मुझे बुला रही थी। पड़ोसन? कौन है? कहीं वो सुंदर तो नहीं? मुझे प्यार तो नहीं हो जाएगा ना उससे? अगर ऐसा हुआ तो मैं जान से मार दूंगी उसे। ओ यार। उधर सूरज हंसी मजाक करके बैंक की ओर बढ़ने लगता है तो दरवाजे पर ही पड़ोसन बोंदिता से टकरा जाता है। बोंदिता सूरज को देखती ही रह जाती है और मंद मंद मुस्कुराने लगती है। सूरज को कुछ अजीब लगता है, वो अनदेखा कर बैंक की ओर चल देता है। उधर सूरज बैंक पहुंच जाता है और जब पैसे निकलवाने लगता है तो पैसे नहीं निकलते, और जब वो बैंक के अधिकारी से पूछता है तो पता चलता है कि अरे भाई साहब, आपका अकाउंट तो आपके बड़े भाई के साथ मर्ज था। उन्होंने सारे पैसे निकलवा लिए थे और अकाउंट बंद करवाने की एप्लीकेशन भी डाली थी, पर आपके साइन के बिना बंद नहीं हो सकता था वो, तो इसीलिए उस टाइम बंद नहीं हुआ। और अगर अब आप आ ही गए हो तो खुद ही साइन कर दो, मेरा काम आसान हो जाएगा। ये सब सुनकर सूरज के होश उड़ जाते हैं। वो सोचने लगता है कि अब पैसा ही नहीं बचा तो वो क्या करेगा। छोटा सा मुंह लेकर वो घर की ओर चल देता है। पूरे रास्ते यही सोचता रहता है कि अब क्या करेगा। घर का राशन भी खत्म हो जाता है। नैन्सी तैयार होकर उसका इंतजार कर रही होती है और वो सोचता है कि अब वो उसे क्या जवाब देगा। आ गई घर, कब से इंतजार कर रही थी। चले मार्केट, डिनर भी बाहर ही कर लेंगे। वैसे भी मैंने आज खाने में कुछ नहीं बनाया। नैन्सी, मेरी तबीयत आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, फिर किसी दिन चलेंगे। इतना कहकर सूरज सोने चले जाता है, पर उसे नींद नहीं आती।
दूसरी ओर बोंदिता को पहली ही नजर में सूरज से दीवानों की तरह प्यार हो जाता है। वो दबे पांव खिड़की से सूरज को झांकती है। सूरज को लगता है कि कोई खिड़की पर है, पर उसे कोई नजर नहीं आता। अगले ही दिन सुबह सूरज चुप चुप सा गुमसुम सा बैठा हुआ होता है। नैन्सी के बहुत पूछने पर सूरज सब बता देता है। नैन्सी रोने लगती है और सोचती है कि अब हम क्या करेंगे। तुम रो मत, मैं आज ही जाकर नौकरी ढूंढता हूं। सूरज रोज सुबह उठते ही रेडी होकर जॉब ढूंढने जाता है, पर उसे कहीं नौकरी नहीं मिल पाती। 3 दिन बीत जाते हैं। नैन्सी बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है, पर तभी बोंदिता उसे मिलने आ जाती है। वो अपने आप को काबू नहीं रख पाती और जोर जोर से रोने लगती है। बोंदिता नैन्सी की सब बात सुनकर उसे हौसला देते हुए वहां से चली जाती है। सूरज नौकरी के लिए धक्के खाकर निराश मुंह लेकर घर वापस आ ही रहा होता है कि रास्ते में बोंदिता उसको पीछे से पकड़ लेती है। सूरज बोंदिता को देख गुस्से में चिल्लाने ही लगता है, पर जैसे ही सूरज बोंदिता की आंखों में देखता है, वो बोंदिता के वश में आ जाता है और बोंदिता उसे अपने कमरे में ले जाती है। और दूसरी तरफ नैन्सी परेशान होने लगती है। वैसे भी इतनी परेशानी चल रही है, ऊपर से ये अभी तक घर भी नहीं आए। हे भगवान, बस सब ठीक हो। दूसरी तरफ बोंदिता अपने काले जादुओं के सहारे से सूरज के करीब आ रही होती है, पर इतने में नैन्सी सोचती है कि आज तो बहुत मन घबरा रहा है। बोंदिता के पास जाती हूँ, उससे बात करूंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे ही नैन्सी बोंदिता के पास जाती है और उसके कमरे का दरवाजा खोलती है, तो वहां का दृश्य देख के वो दंग रह जाती है। बोंदिता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के करीब आने की? नैन्सी की बात सुनकर बोंदिता गुस्से से नैन्सी को देखती है। नैन्सी बहुत डर जाती है क्योंकि बोंदिता की आंखें एकदम लाल खून से भर जाती हैं। नैन्सी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, छोड़ दो मेरे पति को, कौन हो तुम? ए मूर्ख, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? जा, चली जा यहाँ से, वरना तेरे पति को जिंदा जला डालूंगी। नैन्सी रोते हुए चिल्लाते हुए वहां से बाहर निकलती है, तो साथ वाले अंकल नैन्सी की बात सुनकर बोलते हैं, तुम्हें नहीं पता, उस घर में तो एक बंगालन की आत्मा भटक रही है। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। उसी के गम में उसने अपने आप को फांसी लगा ली थी। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। उसका कंकाल भी उसी कमरे में पड़ा है। तुम मेरे साथ आओ, चलो। नैन्सी को काका बाबा के पास ले जाते हैं। बाबा नैन्सी को एक काली शॉल देते हैं, जिसे ओढ़कर कोई भी आत्मा नैन्सी को नहीं देख पाएगी। और क्या करना है वो विस्तार में बताते हैं। लेकिन याद रहे, कल दिवाली है। ये कार्य आज रात 12 बजे तक ही पूर्ण हो सकता है। नैन्सी बाबा की बात मानकर शॉल ओढ़कर बोंदिता के कमरे में
डरती हुई दबे पांव चली जाती है। नैन्सी भागकर शमशान घाट पहुंच जाती है। वहां जाकर कंकाल को जला देती है और वापस सूरज के पास भागी भागी आती है और देखकर खुश हो जाती है क्योंकि सूरज होश में आ जाता है। चौल वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। चौल के मालिक ने खुश होकर दोनों घर सूरज के नाम कर दिए और बोंदिता के घर का सारा पैसा भी सूरज को मिल गया। उसके बाद दोनों खुशी खुशी वहां रहने लगते हैं।